Hello students, welcome to part number 3 of unit number 4, crystal structure and nuclear physics. Sorry, in this video, let us try to analyze the relation between crystal density denoted by letter rho and the lattice constant A. This is also important for 4 marks and for 2 marks there will be a sub question like problem or some definitions. Okay. Now, let us consider a cubic crystal system. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कंसिडर करिएगा क्योंकि वही हमारे सिलेबस का टॉपिक है। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज रो, क्रिस्टल का डेंसिटी रो से डिनोट कर रहे हैं। इफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज ए, मतलब क्यूब का जो साइड है, साइड ऑफ ए क्यूब, ये साइड ऑफ ए क्यूब है, ठीक है। साइड ऑफ ए क्यूब इज ए, लैटिस कांस्टेंट जिसे कह रहे हैं, दिस इज द लैटिस कांस्टेंट। अब बार बार ये लैटिस कांस्टेंट वर्ड आ रहा है, उसको मत भूलिएगा अभी, लैटिस कांस्टेंट ए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ए क्यूब, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है ए क्यूब। देयरफॉर मास इन ईच यूनिट सेल, अब इसको कैसे लिखा है मैंने, आपको पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है हमारी, रो। मास क्या है, मैं मास आप लिखता हूँ, मास। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए क्यूब। देयरफॉर मास क्या बनेगा, मास इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। यहाँ पे उसका रीजन है, नोट्स में आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1। नाउ suppose n equals to the number of atoms per unit cell. Capital M is the molecular weight or atomic weight. Molecular weight कहिए या तो फिर atomic weight कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Na is the Avogadro's number. आपको पता है Avogadro's number कितना होता है, 6.023 into 10 to the power 23 atoms or molecules per mole, आपको पता है, ठीक है। Then therefore formula यहाँ लिख रहा, therefore mass of each atom is written as m upon Na। ये कैपिटल M का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट, Na का मतलब है अवोगाड्रोस नंबर। तो हम किसी भी एटम का जो मास है वो लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये फार्मूला 12th में हुआ है, प्लीज इसको रिवाइज करिएगा। तो मास ऑफ ईच एटम मैंने लिख लिया कैपिटल M अपॉन Na। देयरफॉर मास इन ईच यूनिट सेल, अब ये जो है ये सिंगल एटम का मास है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिए, मास ऑफ ईच एटम, एक सिंगल एटम का मास कितना है, 1 एटम, ठीक है। मगर मान लीजिए मेरे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होते हैं, 1। उसके अंदर इफेक्टिव मास जो है वो सिर्फ एक एटम का है। फॉर बीसीसी कितना होगा, n इट इज 2। उसका मतलब क्या हुआ, अभी n इज इक्वल 2 का मतलब क्या हुआ कि बीसीसी में जो मास इंक्लूड हो रहा है वो 2 एटम का हो रहा है, ठीक है। एफसीसी के लिए कितना होता है, n 4। इसका मतलब क्या हुआ कि एफसीसी में जो मास इंक्लूड हो रहा है यूनिट सेल के अंदर वो कितने एटम का है, 4 एटम का है। एक का इतना है, तो मास इन ईच यूनिट सेल हम किस यूनिट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल n से, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर 1 एटम होगा तो n का वैल्यू 1 डालेंगे, n 2 होगा तो 2 डालेंगे, एंड सो आई होप कि समझ में आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2, ओके। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है, राइट हैंड साइड क्या होंगे, सेम होंगे। देयरफॉर रो ए क्यूब इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन n। व्हाट इज रो ए क्यूब, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है, RHS दोनों को क्या है, सेम है, ठीक है। RHS इज इक्वल टू RHS, इक्वेशन 1 का RHS, इक्वेशन 2 का RHS, ठीक है, ओके। थोड़ा सॉल्व करिए इसे,
सॉल्व करिए। देयरफॉर आपको मिलेगा a क्यूब इज इक्वल्स टू, ये रो इधर जाएगा डिवाइड बाय एन एम अपॉन रो एन ए। टेकिंग द टेकिंग द क्यूब रूट ले लीजिएगा, तो a का क्या बनेगा, a इज इक्वल टू एन एम अपॉन रो एन ए raised to power cube root 1/3. This is the relationship between density and lattice constant A. इसको सॉल्व करिए अच्छे से, सिंपल है, 2-3 बार उसको सॉल्व करके देखिए, आपको ये आ जाएगा। पहले क्या किया है देखिए, 2 बार मास लिखा है, एक बार इक्वेशन नंबर 1 में, एक बार इक्वेशन नंबर 2 में, 2 डिफिनेशन यूज किए हैं मास के, या तो फिर ये ध्यान में रखिए, 2 डिफिनेशन, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, और दूसरा मास का डिफिनेशन क्या होता है, मास ऑफ एटम, दूसरा डिफिनेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ये 2 चीजें ध्यान में रखिए, आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यूनिट का नहीं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक, उसके बाद हमें न्यूक्लियर फिजिक्स के भी टॉपिक्स पढ़ने होंगे। ओके, मिलर इंडाइसेस, मिलर इज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब ये मिलर इंडाइसेस का क्या मतलब है, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों यूज होते हैं। सो मिलर इंडाइसेस are used to designate, to describe, designate मतलब describe, to describe या to designate the lattice planes inside a crystal. Now what is the meaning of lattice planes? lattice plane का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल these are the lattice points, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ lattice point यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, 2 डायमेंशनल lattice है। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए आपने ये प्लेन कंसिडर किया है, ये 2 डायमेंशन में है, ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक प्लेन कंसिडर किया है आपने, यहाँ पे एक, ठीक है, इसको पैरेलल यहाँ पे भी एक प्लेन होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक और प्लेन होगा, पैरेलल प्लेन्स। तो ये जो पैरेलल प्लेन बन रहे हैं उसे लैटिस प्लेन्स कहते हैं। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिखा है, ऐसे बहुत अलग अलग प्लेन्स बन सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज लैटिस प्लेन्स। तो डेफिनेशन प्लीज कहीं पे लिखिएगा, नोट्स में नहीं होगा शायद, तो मेरे नोट्स में नहीं होगा जो मैंने शेयर किए हैं। तो लैटिस प्लेन्स का मतलब क्या है, ये लैटिस प्लेन होते हैं सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, एमसीक्यू में आया था, ठीक है, ये कि मिलर इंडाइसेस आर यूज्ड for dash 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 to designate lattice planes और set of parallel planes, ध्यान में रखिए, ठीक है। So Miller indices are used to designate lattice planes inside the crystal. Miller indices का मतलब क्या है, Miller indices का मतलब होता है 3 इंटीजर है वो, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, HKL, कॉमा नहीं दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में HKL लिखेंगे, कॉमा नहीं देंगे, कॉमा देंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो HKL are the Miller indices, these are the smallest possible integers, ठीक है, that are used to designate lattice planes. एक और चीज, ये जो मैंने यहाँ पे प्लेन्स दिखाए हैं, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स जिसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ पैरेलल प्लेन या सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, सबके लिए मिलर इंडाइसेस सेम होंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका मिलर इंडाइसेस मान लीजिए 100 है फॉर एग्जांपल, तो इसका भी मिलर इंडाइसेस कितने होंगे, 100 100 100, ध्यान में रखिए, फॉर एमसीक्यू के लिए, फॉर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, फॉर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स मिलर इंडाइसेस आर सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिलर इंडाइसेस आर सेम, ठीक है। तो ये 4 प्लेन जो दिखाए सबके मिलर इंडाइसेस क्या होंगे, सेम होंगे, अलग अलग नाम देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अब मिलर इंडाइसेस से हमें क्या पता चलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई टू स्टडी द मिलर इंडाइसेस। मिलर इंडाइसेस से हमें पता चलता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, 2 प्लेन के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फायदा होता है, जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टल के, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज,
या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेस कितना सहन कर सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज हुए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हुए, ऐसे प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर सकते हैं। तो क्रिस्टल प्लेन में हम मिलर इंडाइसेस क्यों पढ़ रहे हैं, इसका वो रीजन है। ठीक है, तो ये चीजें नोट्स में नहीं है, तो प्लीज ये एमसीक्यू के तौर पे उसको ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड आउट द मिलर इंडाइसेस। स्टेप नंबर 1, find the intercept of the plane along the three coordinate axes, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के along आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट करिएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करिएगा। इंटरसेप्ट मतलब कोऑर्डिनेट्स। सपोज द इंटरसेप्ट्स along the three axes are x is equal to 4, y is equal to 2 and z is equal to 1. Okay, step number 2, take the reciprocal of these intercepts, उसका रेसिप्रोकल लीजिएगा 1 by 4, 1 by 2, 1 by 1। अब ये रेसिप्रोकल, एक और चीज ये आपने लिखा है मिलर इंडाइसेस आर द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स। अब यहाँ पे ये इंटीजर है और आपने यहाँ पे फ्रैक्शंस में उसको लिखा है, तो ये फ्रैक्शन में कभी नहीं आएंगे, तो ये फ्रैक्शंस को हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये होल नंबर्स में आते हैं, हमेशा ध्यान में रखिए, होल नंबर्स, होल नंबर्स। सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस रेसिप्रोकल्स इनटू होल नंबर्स। इसका स्टेप नंबर 3 है, कन्वर्ट these reciprocals into whole numbers by multiplying each with their LCM। LCM जो है डिनोमिनेटर का, उसका LCM लेके, ठीक है, डिनोमिनेटर सॉरी, उसका LCM लीजिएगा और उस LCM से उस रेसिप्रोकल को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर का LCM। अब यहाँ पे देखिए 4, 2 और 1 ये उसके डिनोमिनेटर है, 4, 2, 1। इसका LCM क्या आएगा बोलो, LCM क्या आएगा 4। अब LCM आप फाइंड आउट करना सीखिएगा। ठीक है, LCM आया उसका 4। ओके, ना इस LCM से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल्स को, तो ये बनेगा 1 by 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 by 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसको सॉल्व करिए और आपका फाइनल आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 आएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, ये 2 आएगा यहाँ पे, ये कितना आएगा यहाँ पे 4। तो एच के एल मिलर इंडाइसेस कितने बने, 1 2। दीज आर द स्टेप्स टू फाइंड आउट मिलर इंडाइसेस फॉर ए लैटिस भी। ठीक है, स्टेप्स फाइंड आउट करिएगा, हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ओके, so these are some typical lattice या crystallographic planes with मिलर इंडाइसेस 1 0 0 1 1 0 1 1 1। इसको भी ड्रॉ करना सीखिएगा, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता है। अब दो चीज अपने इसमें देखा होगा, प्रैक्टिकल्स में, वाइवा में भी पूछते हैं कि मान लीजिए कोई प्लेन जो है, अगर वो प्लेन x या फिर y या फिर z एक्सिस को पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है, मान लीजिए y एक्सिस को पैरेलल है, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट मतलब इंटरसेप्ट। अगर कोई प्लेन y एक्सिस को पैरेलल है तो क्या वो प्लेन y एक्सिस को टच करेगा क्या, ये थोड़ा सोचिए। पैरेलल चीज कभी टच नहीं करती है। अब वो इंटरसेप्ट कहाँ पे आएगा उसका, तो y कोऑर्डिनेट जो आएगा उसका वो इनफाइनाइट आएगा, ये बच्चे भूलते हैं। अगर कोई प्लेन x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये ध्यान में रखिए। अभी कितना आएगा उसका x कोऑर्डिनेट, इंफिनिटी आएगा, क्योंकि वो टच ही नहीं करेगा। ओके, सो ये ध्यान में रखना। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक प्लेन है, एक प्लेन है जिसने x पे किया है 1, y और z को पैरेलल है, क्या है, y और z को वो पैरेलल है। अब आपसे पूछा है कि मिलर इंडाइसेस फाइंड आउट करिए, फाइंड आउट द मिलर इंडाइसेस फॉर ए प्लेन। करिए फाइंड आउट, सॉल्व करिए, इसको थोड़ा स्टॉप करिए वीडियो और सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, पहले इंटरसेप्ट लिखेंगे, क्या है इंटरसेप्ट, x इज इक्वल टू 1। अब y और z के इंटरसेप्ट बोलिए क्या है, पैरेलल होंगे तो इनफाइनाइट आएगा। बाद में क्या लेना है आप लोगों को, रेसिप्रोकल, 1 by 1, 1 by infinity, 1 by infinity। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 by 1, व्हाट इज 1 by infinity, 0, व्हाट इज 1 by infinity, 0। अब इसका 0, अब इसका क्या एलसीएम लेंगे आप लोग, ये तो होल नंबर में ऑलरेडी आ चुका है ना, ये तो होल नंबर ही है 1 0 0, इसका एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप एच के एल लिख सकते हैं। एच के एल इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1 0 0, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो एग्जाम्पल हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो वीडियो 3 पार्ट जो अवेलेबल हैं, प्लीज़ उसको थोड़ा थॉरोली देखिएगा। जितने जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हैं उसको बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, एग्जाम को फेस करिएगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट होगा न्यूक्लियोफिलिस का, वो भी थोड़ा देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।